भाले यस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती। श्री सिद्धेश महेशयो प्रियतमं गंगाधरोपासकं वंदे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। नमः संस्कृताय सर्वेषां स्वागतम् अस्यां कक्षायां। गत कक्षायां वयं सर्वे माहेश्वर सूत्राणि पठितवन्तः। अस्यां कक्षायाम् अद्य दिवसस्य कक्षायां वयं सर्वे वर्णानाम् उच्चारण स्थानम् इति विषयम् अधिकृत्य अद्य दिवसस्य पाठं प्रवहति। क्लियर है? कल हम पिछली कक्षा में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्रों को देखा था। अ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हाय वरट लण यमंगणनम झ भ य घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तव क प य श श सर हल। ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था। इसके बाद आइए आज हम लोग इस प्रयास करते हैं कि उच्चारण स्थानों को सीखें और सीख करके आज की कक्षा को विराम करें। उच्चारण स्थान को देखते हैं। ठीक है, वर्ण जैसे आप लोगों को मैं एक बात, छोटी सी बात यहां पर बता दूं। हमने वर्णों को 5 वर्गों में बांटा था। क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग और प वर्ग। अगर इन्हीं को ये क च ट त प जो ये वर्ग है, यदि कल के लिए मैं इसको कु बोल दूं तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। च वर्ग को चू बोल दूं, ट वर्ग को टू बोल दूं, त वर्ग को तू बोल दूं या प वर्ग को पू बोल दूं तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अगर च वर्ग कहने से यदि 5 अक्षरों का बोध हो रहा था, च छ ज झ य, तो चू कहने से भी हमको 5 अक्षरों का बोध होगा, च छ ज झ य। च वर्ग कहो या चू कहो कोई भेद नहीं है। क वर्ग कहो या कु कहो कोई भेद नहीं है। ट वर्ग कहो या टू कहो कोई भेद नहीं है। प वर्ग कहो या पू कहो कोई भेद नहीं। त वर्ग कहो या तू कहो कोई भी भेद नहीं होता। ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में एकदम ध्यान से रख लेनी है। अब हमारे अंग बहुत सारे हैं हमारे शरीर में। हमारा शरीर सा अवयव है। हमारा शरीर जो है वो सा अवयव है, अवयवों के सहित है। तो हम हर एक वर्णों का उच्चारण हम अपने शरीर के किस अवयव के द्वारा करते हैं, किस स्थान से करते हैं? हम जिह्वा से करते हैं कि कंठ से करते हैं कि नासिका से करते हैं कि हम ओष्ठ से करते हैं कि हम लोग मूर्धा से करते हैं, तालु से करते हैं? इन सबकी जानकारी हम लोग आज की कक्षा में लेंगे। तो बिना किसी समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आज की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये भूमिका है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर देखो यहां पर ये सूत्रों के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो यहां कहा इन्होंने कि अ पहला अक्षर, अ का उच्चारण स्थान, कु माने 5 अक्षर, क ख ग घ ङ इनका, और ह मतलब ये ह का उच्चारण स्थान, और विसर्जनीय मतलब होता है विसर्ग। इसका हम कह सकते हैं कि ये अ प्लस क ख ग घ और ङ प्लस ह और प्लस विसर्ग, ये बराबर यदि शरीर के किस भाग से उच्चारित होते हैं तो ये कंठ से होते हैं। कंठ से आप लोग प्रैक्टिस करके भी देख लेना। अ बोलोगे तो कंठ पे जोर जाता है अ, लेकिन प बोलो, अ पहले बोलो अ फिर बोलो प, तो आपको कंठ में राहत मिलेगा। प बोलते समय प में इतना जोर नहीं लग रहा है कंठ में, लेकिन अ में लग रहा है, क में लग रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है?
ठीक उसी प्रकार जब हम देखते हैं कि एक ई और चू का माने चवर्ग, इसका मतलब च, छ, ज, झ और य, इनका और प्लस फिर य और फिर श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जैसे प्रियंका जैसे कल बोल रही थी कि आपको भी पहले हुआ होगा, इसलिए अभी होता है। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरे मन में आ जाता है कि आप लोग गलत ना समझ जाओ, ठीक है ना? ठीक वैसी स्थिति ना हो जाए कि जैसे किसी ने कहा कि भाई कौवे से दही की रक्षा करना, कौवे से दही की रक्षा करना, और ऐसा बोल करके वो चला गया एक बालक को। अब बालक जो है बगल में एक बिल्ली आई, दही पी के चले गई। आके पूछा कि कहां गया दही, तो बोले कि आपने दही बिल्ली पी गई तो रक्षा क्यों नहीं की, आपने तो कहा था कौवे से करना, ठीक है ना? तो उस तरीके से अब यहां पर कोई ये मत समझ जाना कि ई को गिने, चू माने चवर्ग को गिने, य को गिने, श को गिने, न को क्यों नहीं गिन रहे, ये मत गिन जाना। वो षष्ठी का बहुवचन है, प्रत्यय है वो, ठीक है ना? नुट का आगम हुआ वहां पे, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार अब री, फिर उसके बाद टवर्ग, तो ट, ठ, ड, ढ और ण प्लस र और प्लस श, इनका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा से होता है। लोग को कभी कभी कंफ्यूजन ये भी होता है कि वास्तविकता में मूर्धा बोलते किसको है, तालु बोलते किसको है? तो ये जो मुख के ठीक ऊपर वाला जो स्थान है वो हम लोग तालु कहते हैं, ठीक। ये ऊपर जो चिप, आप च बोलोगे तो च आप बोलते समय देखना आपकी जीभ मुड़ती है, च या ऊपर टकराएगी, ठीक दांत के ऊपर टकराती है, छ छ छ ज, तो ये ऊपर टकरा रही है। और थोड़ा सा मुड़ा, और बहुत ज्यादा मुड़ जाता है तो वो मूर्धा की ओर इंगित हो जाती। मूर्धा माने जो यहां पर ऐसे लटकते रहता है वो मूर्धा है। तो वो यहां इसका उच्चारण वहां मूर्धा से होता है, यहां पर ज्यादा जोर आएगा आपके, देखना आप बोलोगे ट ट ट ट ट, यहां पर ज्यादा जोर जाएगा आपके, क्लियर है? इसलिए ये मूर्धा से होता है। ठीक उसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा कि विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर री एक था, आ ई और ईचु यशानम ऋतु लसानम, ठीक है। अब री आ गए, अब री जो ऋक वाला जो री था, तू का माने तवर्ग हो जाता है, तो यहां पर त, थ, द, ध और न, इनका उच्चारण स्थान, और आगे एक है स, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। और यहां पर बहुवचन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दांत बहुत सारे होते हैं। दंताह, दंतः नहीं लिखे। कंठ एक है इसलिए कंठः लिखे, तालु एक है इसलिए तालु लिखे, और यहां पर मूर्धा एक है इसलिए मूर्धा लिखे, लेकिन दंत बहुत सारे थे इसलिए दंताह लिखा। क्लियर है? अब अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंताः। इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊं, एक उ, उसके बाद पू माने, यहां पर देखना यहां पर ऐसा लिखा हुआ है उ, पू और उपधमानीय, और ये उ और उ को मिलाकर के बड़ा उ हो गया है अकह सवर्ण दीर्घा से, ठीक है ना। तो पू माने पवर्ग, प, फ, ब, भ, म प्लस उपधमानीय। अब कोई पूछेगा कि उपधमानीय क्या होता है, तो हम लोग उसको भी बता देंगे। उपधमानीय क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है। चूंकि ओष्ठ दो होते हैं इसलिए ओष्ठौ लिखा। बात मेरी इतनी दूर तक क्लियर होगी। फिर आगे देखो, फिर एक एक देख लेते हैं। यहां पर एक बात बतानी जरूरी है कि आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक एक उच्चारण स्थान हमको मिल चुका है। जैसे कि मैं आप लोगों का ध्यान इंगित कराऊं, यहां पर न देखिए, यहां पर य देखिए, यहां पे ण देखिए, यहां पे न को देखिए और यहां म को देखिए। आपको वर्ग के अंतिम अंतिम अक्षरों का स्थान आपको मिल चुका है।
कल के लिए आपसे प्रश्न हो कि ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपके मन में मूर्धा आना चाहिए। आपसे पूछा न का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपके मुख में कंठ आना चाहिए। उसी प्रकार आपसे कोई पूछे कि न का स्थान क्या है, तो आपके मुख में दंत आना चाहिए। म का पूछे तो ओष्ठ आना चाहिए। परंतु इससे अतिरिक्त भी कुछ उच्चारण स्थान इन 5 अक्षरों के और होते हैं। बोलते हैं कि जो ये य म ग ण न, इनका अपने अपने वर्गों का जो जो स्थान है वो तो है ही। य का उच्चारण स्थान तालु है ही, म का ओष्ठ है ही, न का कंठ है ही, ण का मूर्धा है ही, न का दंत है ही। परंतु इसके अलावा इनका जो उच्चारण स्थान है वो एक नासिका और है। क्या है? नासिका भी है। नासिका भी है। इसका मतलब यदि कल के लिए आपसे प्रश्न हो कि य का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपके माइंड में 2 उत्तर आएंगे, 2 एक साथ, तालु भी है और नासिका भी है। कोई पूछे कि ण का उच्चारण क्या है, तो उच्चारण स्थान तो मूर्धा भी है और नासिका भी है। न का उच्चारण स्थान कंठ भी है, नासिका भी है। न का उच्चारण स्थान दंत भी है और नासिका भी है। 2 उच्चारण स्थान है। क्योंकि आप बोल करके देखो ङ, तो यहां भी प्रेशर जा रहा है और यहां भी प्रेशर जा रहा है। य तो यहां भी जा रहा है और यहां भी जा रहा है। तालु में भी जा रहा है य, और यहां पर दोनों जगह जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक उसी प्रकार यदि आपसे आगे पूछा जाए कि आपने बाकी सब ये तो 25 अक्षर यहीं पूरे कर दिए आपने, अब आप आगे का और बताओ, तो बोले हैं कि ए दई तो कंठ तालु, इनके भी दो दो उच्चारण स्थान वाले अब चालू हो गए। तो बोल रहे हैं कि ए और आई, इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु दोनों होता है। बात समझ में आ गया? कंठ तालु दोनों होता है। उसी प्रकार ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ दोनों होते हैं। ठीक उसी प्रकार अब बच सारे वर्ण आ गए थे। अब कोई पूछो कुछ बच गया क्या, तो एक व का कहीं पर भी नहीं आया। देखो व कहीं पर भी, व की स्थिति कहीं पर भी नहीं बताई गई, इसलिए व का उच्चारण स्थान हो जाएगा वकारस्य दंतोष्ठम। वकार को दंतोष्ठ से हम उच्चारण करते हैं। बात समझ में आ गई इतने दूर तक? अब एक नया वर्ण आ रहा है, उसका नाम है जिह्वामूलीय। अब 2 वर्ण ऐसे थे जिसको आप नहीं जान पाए, एक जिह्वामूलीय और एक उपधमानीय। ये 2 वर्णों को आप समझ नहीं पाएगी, क्या जिह्वामूलीय है क्या उपधमानीय है। इसको हम कभी और समझाएंगे जब संधि पढ़ेंगे तब, अभी की बात नहीं है, ये संधि पढ़ते वक्त बताएंगे। ठीक है। अब एक जो है अनुस्वार वर्ण रह गया था। अनुस्वार मतलब तो जानते ही हो, ये होता है विसर्ग। रामः, ये हो गया विसर्ग, जो आगे अह की बिंदी बोलते हैं, और रामम में जो ये लगा है यही होता है अनुस्वार। अम की बिंदी को हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। मैं ये बिल्कुल यही सोच के पढ़ा रहा हूं कि यहां पर पूरे के पूरे नए बच्चे हैं। ठीक है ना? तो ये अनुस्वार, नासिका अनुस्वारस्य, तो ये अनुस्वार जो है ये वाला, इसका उच्चारण स्थान भी नासिका ही होती है। ये नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार लिखा हुआ तो ये नासिका और अनुस्वारस्य मिला देंगे, नासिका अनुस्वारस्य। आप लोगों में से जितने लोग भी यहां जुड़े हैं, हाँ ये समझ नहीं कहां कहां यूज होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो, जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं यहां एक क्लिक करूंगा सारा मिट जाएगा और ये सेव भी नहीं होता है। तो नासिका अनुस्वारस्य, नासिका का उच्चारण स्थान जो है वो अनुस्वार होता है। क्लियर है? ये हम लोगों को जानना चाहिए। उपधमानी और जिह्वा मूल्य चलो क्लियर कर देते। हाँ हाँ, यहां पर ल लिखना भूल गया हूं, सही बात है। यहां पे ल और है, ऋतु लसा नाम, ल छूट गया था ना, ऋतु लसा नाम दंता ल, स तो लिखा हूं, ठीक है। ये हम लोगों ने जाना। उपधमानीय पे भी चर्चा यही कर लेते हैं। उपधमानीय और जिह्वामूलीय वर्ण वो होते हैं, याद रखना, कभी भी
क और ख, प और फ, ये दो को याद रखना है। अगर इनसे पहले यदि कभी भी विसर्ग आएगा तो वो विसर्ग जो है वो आधा हो जाता है, ऐसा। और क और ख से पहले जो विसर्ग आता है वही जो है ये विसर्ग, क और ख से पहले आने वाला जो विसर्ग है वही जिह्वा मूल्य कहलाता है। और जो प और फ से पहले जो विसर्ग आएगा वो उपधमानीय कहलाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। बात समझ में आ गई? उदाहरण के लिए जैसे रामः पठति, रामः फलं खादति, रामः क्रीडति, रामः खादति। अब देखो यहां पर जो विसर्ग था वो प से पहले था, इसलिए आधा हो जाएगा विकल्प से, और यही उपधमानीय कहलाएगा क्योंकि प से पहले आया है। ये फ से पहले विसर्ग आ रहा था इसलिए ये भी उपधमानीय कहलाएगा। इसी प्रकार क से पहले ये विसर्ग आ रहा था क्या, इसलिए ये जिह्वा मूल्य कहलाएगा। और ये ख से पहले विसर्ग आ रहा था क्या, इसलिए ये भी जिह्वा मूल्य कहलाएगा। विकल्प से होता है। लेकिन जो वो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान फिर जिह्वा मूल होगा, जिह्वा का मूल स्थान। ठीक है ना, जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम, ये आप लोगों को याद करना है, याद रखना है। आया प्रियंका समझ में? ठीक है। अब इसके बाद आइए उच्चारण स्थान जब देख लिए हैं तो उच्चारण स्थान देखने के बाद जो है हम आप लोगों से कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप लोग इसी को देख करके ही आप लोग बताते जाइएगा। अगर मैं आप लोगों से कल के लिए पूछूं कि यहां पर आप मेरे को बताओ कि झ का उच्चारण स्थान क्या है? झ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो तालु होगा। उसी प्रकार मैं पूछूं कि ऐ का स्थान उच्चारण स्थान क्या है? जोर से बोला करो, कंठ तालु होगा। उसी प्रकार मैं पूछूं कि ण का उच्चारण स्थान क्या है? और मूर्धा और नासिका दोनों होगा। उसी प्रकार यदि मैं कल पूछूं कि यहां पर स का उच्चारण स्थान बताओ, दंता। इसी प्रकार जब मैं यहां पर स का उच्चारण स्थान पूछ रहा हूं तो दंत निकल रहा है। श का उच्चारण स्थान पूछूंगा तो तालु बताओगे आप। इसी प्रकार जब श का उच्चारण स्थान बताऊंगा तो मूर्धा बोलोगे। इस कारण ही इस दंत को, इस वाले स को हम लोग दंतीय सा बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग तालव्य श बोलते हैं और इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। अब कल के लिए आपसे यदि कोई पूछे कि नाम किसी का हो शकुंतला, किसी का नाम शकुंतला हो, अब कोई आप बोल नहीं पा रहे हो, तो मैं आपसे पूछूं कि कौन सा शकार है, मेरे समझ नहीं आ रहा कौन सा शकार है, तो आप क्या बोलोगे? तालव्य शकार है, तालव्य शकार है। मैं बोलूंगा कि देखो षष्ठी, तो मैं बोला कि यहां कौन सा था, तो मूर्धन्य शकार है। लेकिन ये चत्वारिंशत में जो ये बीच में जो स दिखाई दे रहा है वो कौन सा शकार है? तालव्य शकार है। लेकिन त्रिंशत में जो दिखाई दे रहा था वो भी तालव्य शकार है। उसी प्रकार यदि मैं बोलूंगा कि सरस्वती में जो दिखाई दे रहा है वो दंत्य शकार है। ये आप लोगों को याद रखना है। इस तरीके से ये सारी ही चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए कवर हो जाती होंगी। आप लोगों को उच्चारण स्थान में दिक्कत नहीं होता होगा। और भी अभ्यास कर सकते हो, ऐसे आप लोग अभ्यास करो, प्रश्न बनाने की कोशिश करो, खुद से ही प्रश्न करो, ठीक है ना। और जैसे कि इसमें और कैसे प्रश्न हो सकता है कि उदाहरण के लिए कल ऐसे प्रश्न आ जाए कि इसमें लिखे कि भाई बताओ, यहां पर लिख दिया झ
च, झ, च, ट और य, और ऊपर में प्रश्न हो। और ऐसे प्रश्न बनाएंगे, देखना कठिन करने का तरीका बता रहा हूं मैं। 4 विकल्प बता देता हूं, 3 और 4। कल के लिए प्रश्न ऐसा भी बना देंगे कि यहां पर लिख देंगे क्या, यहां पर लिख देंगे ज, ठीक है, ज के बाद लिख देंगे च, उसके बाद लिख देंगे क्या, छ, और इसके बाद लिख देंगे मैं, और कौन सा लिख दूं, यहां लिख देता हूं, चलो यहां। इसके बाद मैं लिख देता हूं च, फिर लिख देता हूं ज, फिर लिख देता हूं ब, और फिर लिख देता हूं या। क्लियर है? और उसके बाद मैं लिख देता हूं यहां ज, फिर लिख दूंगा झ, फिर लिख दूंगा छ, और यहां पर फिर लिख दूंगा मैं ण। अब प्रश्न क्या है, तालु स्थान वाले वर्णों के विकल्प का चयन करें। तो क्या आ जाएगा? आप लोग बताओ जल्दी जल्दी कि क्या आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा। अब तालु स्थान वाले जो है, ज है, च है, छ है, य है। बात समझ में आ रहा है? पहला वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें ट का उच्चारण स्थान नहीं था, तालु। तीसरा वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ब का नहीं था। चौथा वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ण का नहीं था। दूसरे में सभी का था। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रश्न कैसे कठिन होगा। डायरेक्ट नहीं पूछेगा वो, ऐसे पूछेगा वो, ठीक है ना। प्रश्न इस तरीके से बनाए जाते हैं। या फिर और कठिन करना होगा। और कठिन क्या ही करेंगे इससे ज्यादा। अब मेल करो बोलेंगे, आई लिख देगा, च लिख देगा, आई, कोई कुछ लिख रहा है क्या? हाँ, आई, च, औ, ठीक है ना, और प, और यहां पर लिख देगा ओष्ठ, कंठोष्ठ लिख देगा, कंठोष्ठ। यहां पर लिख देते हैं हम लोग ओष्ठ, यहां पर लिख देते हैं हम लोग तालु, और यहां लिख देते हैं कंठ तालु। अब मिलाओ बोलेगा। अब वो आप लोग देखना प्रकृति कैसे काम करेगा। उन्होंने ऑप्शन में भी ऐसे ऐसे ही रखेंगे जिसमें तालु तालु बार बार दिखेगा, ओष्ठ ओष्ठ बार बार दिखेगा आपको। और इसी में आप लोग जल्दबाजी में क्या करोगे? जल्दबाजी में देखे बिना आप आंसर लगाओगे कि भाई ओष्ठ दिख रहा था, ए का तो ओष्ठ है रे, तो ए को ओष्ठ में मिला देती हूं। मतलब ए का जो है कंठ तालु था, ए का क्या था? कंठ तालु। लेकिन तालु में जल्दी देखे तालु देखा तो तालु में मिला दिए। ये गलती हमको नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न को एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि वो सिमिलर दिखने वाले चीजों को ही आसपास में करते हैं वो, आप उसी में मात खाओगे। समझ में आ रहा है? फिर होगा क्या, आकर के क्या बोलोगे? मेरे को आता हुआ भी मैं गलत करके आ गई या गलत करके आ गया। समझ में आ रहा? आता हुआ भी ऐसे ही गलत होता है जब ध्यान से नहीं। और उस समय में प्रश्न, अच्छा जो प्रश्न बनाने वाले हैं उनको भी ये पता होता है कि व्यक्ति उस समय में जल्दबाजी में रहेगा। उसके पास 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का समय है, 150 क्वेश्चन करना है, तो वो निश्चित रूप से उसमें समय में वो निश्चित रूप से क्या होगा, उस समय हड़बड़ी में रहेगा। तो ऐसे ऑप्शनों को रखा जाए कि वो देखे और उसके ऊपर विचार ना करे। विचार करने का तो समय ही नहीं है। तो एक आई का क्या मिल जाएगा? कंठ तालु। च का क्या मिल जाएगा? तालु केवल, ठीक है। और औ का क्या मिल जाएगा? कंठोष्ठ। प का केवल मिल जाएगा ओष्ठ। आप लोग इस तरीके से बनेगा प्रश्न, ठीक है ना? ठीक है। या फिर और प्रश्न कैसे बनाते हैं?
एक दूसरे तरीके का प्रश्न बनाना सीखें। एक और बना देगा, आजकल जो ट्रेंडिंग में है, परीक्षा में देते रहता हूं इसलिए मेरे को पता रहता है। ठीक है, पहला और दूसरा कोई प्रश्न करेगा ऐसे कि बताओ ग का उच्चारण स्थान कंठ है। पहला लिख देगा, ठीक है। उसके बाद लिख देगा नासिका य का एकमात्र उच्चारण स्थान है। तीसरा लिख देगा दंतोष्ठ उच्चारण स्थान दकार का है। और चौथा लिख देगा, क्या लिखेगा, अब कुछ भी बात लिख दो कि प वर्ग का उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है। ऑप्शन को देखते जाना। तीसरा, सही विकल्पों का गलत विकल्पों का चयन करे बोलेगा, इसमें से गलत क्या है उसका चयन करना है। 3 और 2, 1 और 4 सही विकल्प का, गलत विकल्प का। जो गलत है, इनमें जो गलत है, 4 वाक्यों में से जो बात गलत कही गई है उनका चयन करो। ठीक है ना, ठीक है। 1 और 2 और यहां पर हम लोग लिख देते हैं क्या, 4 और 3 चयन करो। हैं? अब इसमें से आप लोग गलत विकल्पों का चयन करो कि गलत कौन कौन सा है, इसका मेरे को बताओ। मेरे को प्रश्न बनाने देते तो आनंद आ जाता, लेकिन आप लोगों को एक मैं बात बताऊं, किसी भी प्रश्न कल के लिए अगर मेरे पास भी अगर प्रश्न बनाने के लिए आ गया, व्यापम ने मुझे बोला कि प्रश्न बनाओ, तो वो बोलेंगे कि देखो कि वो ऐसा प्रश्न बनाना कि जो एकदम कठिन भी ना हो एकदम सरल भी ना हो। मतलब पता चला कि 100 के 100 प्रश्न आपने कठिन बना दी। पहली बात, कोई भी पेपर को कोई एक व्यक्ति सेट नहीं करता, ठीक है। उसको बांट दिया जाता है 4 भागों में विषयवार, कि आप जो है 20 प्रश्न आप बनाओ, 20 प्रश्न आप बनाओ, 20 प्रश्न आप बनाओ, 20 प्रश्न आप बनाओ। और एक प्रश्न के बहुत पैसे मिलते हैं, ये भी बता रहा हूं मैं। 300-400 रुपए एक प्रश्न बनाने, या उससे भी ज्यादा मिलते हैं मेरे ख्याल से। व्यापम में तो मैं ऐसा पीएससी में सुना हूं कि एक प्रश्न बनाने के 2000 रुपए मिलते हैं करके, ऐसा। और गोपनीय होता है ये सारी चीजें। गोपनीय मतलब आप खुद आओगे, कागज पेन वेन सब हमारा। जब प्रश्न बनाने आओगे तो आप यहीं आओगे, अपने कमरे में नहीं। फोन वोन सब बाहर रखा जाएगा, एक अकेले कमरे में आपको कागज पेन दिया जाएगा, वहां बनाओगे। जो पुस्तक जरूरत होगी वहां आपको मंगवाया जाएगा, और उसके बाद में आप तुरंत बिना कुछ लिए सब वहीं छोड़ करके फिर वापस, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये ऐसे प्रश्नों की प्रकृति होती है, और एक व्यक्ति नहीं बनाता, और किसी को ये पता भी नहीं होता है कि मैं और ये बना रहे हैं करके। जैसे कि अगर मैं बना रहा हूं, तुम भी बना रहे हो, तो हम एक दूसरे को ही पता नहीं होगा कि मैं भी बना रहा हूं, आप भी, क्योंकि बोला गया कि नहीं बताना है। ठीक है ना।
दोनों बना करके आए हैं। इस तरीके से गोपनीय, लेकिन कितना भी रखो लिख तो वही जाना है, पता तो होता ही है, जो छापेगा उसको पता है। मेरे को पता है तो मैं अपने विद्यार्थियों को हिंट दे दूंगा कि इसको इसको पढ़ लेना, एक तरीके से होता है। तो ये 2 और 3 गलत है। 2 इसलिए गलत है क्योंकि नासिका यहाँ का एकमात्र उच्चारण स्थान नहीं है, उसके अलावा तालु भी है। और दंतोष्ठ का उच्चारण स्थान, दंतोष्ठ उच्चारण स्थान दकार का है, बिल्कुल गलत, वकार का है। तो ऐसे उल्टा सीधा करके हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये होता है। तो हम तो ये सारी चीजें देखते आ रहे हैं, प्रश्न कैसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, अपने सामने में अपने गुरुजी को बनाते देखे हम, ठीक है ना। ये सब बातें हैं। हर हर महादेव। चलो गायब हो जाओ। ये तीसरा तरीका प्रश्न पूछने का समझ में आया। किसी जमाने में आप लोगों को मैंने कहा होगा कि कभी ये प्रयास करना कि प्रश्न कितने तरीके से बन सकता है, इसको आप लोग प्रयास करना। 3 तरीका मैं बता दिया, चौथा तरीका सबको पता है, सीधा सीधा करके 4 विकल्प दे देना, डायरेक्ट पूछना, कुछ गलती करना ही नहीं। 5वां विकल्प ये होता है कि एक कथन लिखना और एक कारण लिखना और पूछना कि कथन सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन असत्य है, कथन एक सही है लेकिन 2 उसकी सही व्याख्या नहीं करता, 2 एक कहीं सही है लेकिन 2 उसकी सही व्याख्या करता है। ये नहीं पता था, ये आता है प्रश्न। हाँ, ये इसमें बहुत ज्यादा आदमी कंफ्यूज होता है। क्लियर है? तो ये सारी बातों को जानना है। आओ अभ्यांतर प्रयत्न पे थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है, और कक्षा को विराम करते हैं। बहुत देर से यही बोल रहा हूं क्या मैं? अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है? हम लोग जो बाहर से प्रयत्न करते हैं, वर्णों को बोलने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न माने क्या होता है? प्रयास करना पड़ता होता है, कोशिश करना होता है, ट्राई करना पड़ता है। तो हम लोग जो है उच्चारण करने के लिए कौन कौन से हम किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब कितना प्रयोग करते हैं, ये सारी बातें अभ्यांतर प्रयत्न। इतना दिमाग नहीं लड़ाना है, पहले ही बोला हूं। पढ़ाना किसको है? 6वीं 7वीं 8वीं को, वर्ग 2 में। तो दिमाग उतना ही लगाना है जितना वहां काम चल जाए, ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। आभ्यांतर प्रयत्न हमारे यहाँ 5 होते हैं। आभ्यांतर प्रयत्न, अंदर से जो प्रयत्न किए जाते हैं, ठीक है, वर्णों को बोलने के लिए। एक आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोबुद्धे विवक्षया मनः कायग्निमाहंति सप्रेरयति मारुतम। ये पाणिनीय शिक्षा में आत्मा जो बुद्धि को प्रेरित करती है कि ये बोलो, अब बुद्धि मन को प्रेरित करता है। मन कायग्नि, मन जो है हृदय की अग्नि को बोलता है। सब प्रेरयति मारुतम, जो ये अग्नि है वो फिर वायु को प्रेरणा देती है। तो वो वायु जब प्रेरणा होकर के कंठ के स्थान से होकर आती तो वही निकल रही है। तो ये तरीका होता है। तो ये प्रयत्न कैसे हो रहा है, इन सबको जानना है हमको, ठीक है। तो आभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या हमारे यहां 5 है, एकदम रट लेना है हम लोगों को। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। 5 बार 5 अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या। अब ऐसी प्रश्न होगा, अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या 4 है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या 4 है और दूसरा लिख देगा कि 5 है। सही विकल्प का चयन करो। और मैं बताऊं, लघु सिद्धांत कौमुदी में जरूर 5 है, सिद्धांत कौमुदी में 4 ही है। इसलिए वो एकदम रेफरेंस देके पूछता है। कल के लिए अगर पूछ देगा कि सिद्धांत कौमुदी में अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या 4 है, तो हाँ है, ये दोनों उसमें समृत इत्यादि को नहीं मानते, ठीक है। अब आगे देखो। अब अगर कल के लिए अगर मैं कहूं कि वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या 5 है, तो है स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशद विवृत, विवृत संवृत। अब हम लोगों ने यह भी देखा है कि आज से हम नामकरण करना चालू करते हैं। आज कौन सी तिथि है? तृतीया, कल चतुर्थी। तो तृतीया के दिन आज हम लोग नामकरण करते हैं। चलो, आज से हम वर्णों का कुछ कुछ नाम रखेंगे। क से लेकर के म तक के जितने वर्ण हैं, आज से इसको हम स्पर्श बोलेंगे। अगर मैं कल के लिए स्पर्श कहूं, स्पर्श वर्णों की संख्या बताओ, तो आपको क से म तक के वर्ण याद आने चाहिए। तो क से म तक 25 वर्ण आएंगे।
क्योंकि ये क जो है क वर्ग का पहला अक्षर है, म जो है प वर्ग का अंतिम अक्षर है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो है ये क वर्ग से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण हैं, आज से इसको हम स्पर्श कहेंगे। और जितने भी स्पर्श वर्ण होता है उसका आभ्यांत प्रयत्न स्पृष्ट होता है। अब कल के लिए मैं बोलूं कि ज का आभ्यांत प्रयत्न स्पृष्ट, मां का आभ्यांत प्रयत्न स्पृष्ट। अब आप लोगों को कैसे काम करना है दिमाग कि क को पहले सोचो कि स्पर्श में आता था क्या, बोले हाँ, तो ये जितने भी स्पर्श होते हैं उसका तो स्पृष्ट बताए थे सर, बिल्कुल हाँ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज को समझो कि क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण आएंगे उसका सारे के सारा उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, स्पष्ट होगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए कि यण है, तो यण प्रत्याहार आप लोग बनाइए। कल हमने सीखा था यण प्रत्याहार कैसे। अब यण का मतलब या से लेकर के ण तक, तो ह या वरट में य मिल जाएगा और लण में ण मिल जाएगा, दोनों के बीच में 4 अक्षर आ जाएंगे, य व र ल। आज से इन्हीं को हम अंतस्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतस्थ। अब कोई पूछे कि अंतस्थ वर्णों की संख्या 5 है, तो बिल्कुल गलत, अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। उनका नाम है य व र ल। इनको आज से इनका आभ्यंतर प्रयत्न ईशत स्पृष्ट होगा, ईशत स्पृष्ट होगा। क्लियर है। ईशत माने कम, स्पृष्ट से थोड़ा कम, तो ईशत स्पृष्ट। समझ में आ गया। इसके बाद शल प्रत्याहार बनाओ, तो नीचे चले जाओ माहेश्वर सूत्रों के, तो श श स ह, श श स ह। अब इनको ये 4 वर्ण में आ जाएंगे, इन्हीं को हम लोग ऊष्म। कल के लिए ऊष्म वर्णों की संख्या। अब प्रश्न हो जाए कि यह एक ऊष्म वर्ण है, तो गलत। वह एक ऊष्म वर्ण है, गलत। ल एक ऊष्म वर्ण है, गलत। श एक ऊष्म वर्ण है, बिल्कुल सही। और जो ऊष्म वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। ये विवृत पूर्ण है और विवृत से थोड़ा कम ईषद विवृत। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को फिर से मैं जल्दी से बता दूं कि जो अच है हमारे यहां, अच माने अच प्रत्याहार, अ ई उण के आकार से लेकर के चकार पर्यंत 9 अक्षर आपको मिलेंगे। अ ई उ, रिल री, ए ओ, आई औ। इन्हीं को तो हम स्वर बोलते हैं क्या, इसी चीज को यहां बता दिए। और इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो विवृत होगा। क्लियर है। और अब इसमें जो अच में अ भी आता था, उस अ के 2 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। अ जो है इसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत भी हो सकता है और अ का आभ्यंतर प्रयत्न स्पेशली संवृत भी हो सकता है। स्पेशली तो 2 संभव है, लेकिन 2 कब कब संभव है इसको मैंने किसी पाठ में बताया है कि प्रयोगे दशायाम तो विवृतमेव, प्रयोग की दशा में वो विवृत ही होता है। ठीक है ना। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, लौकिके प्रयोगे, याद नहीं आ रहा, देखो, लौकिके प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। प्रक्रिया की दशा में विवृत होता है, लौकिक प्रयोग की दशा में जो है वो संवृत होता है। ऐसा बात मेरी एकदम क्लियर होगी। इस तरीके से यदि कल आपसे पूछा जाए कि य का बाह्य प्रयत्न बताओ, य का आभ्यंतर प्रयत्न बताओ, तो तुरंत इससे स्पृष्ट आ जाना चाहिए। श का अगर बताने बोले तो ईषद विवृत आ जाना चाहिए। म का बताने बोलेंगे तो स्पृष्ट आ जाना चाहिए। लेकिन ई का बताना बोलेंगे तो विवृत आ जाना चाहिए। अ का बताने बोलेंगे तो उसको बताना कि संवृत होता है। दोनों होता है, लेकिन केवल अ स्पेशली पूछा जाए तो यही इसीलिए पूछ रहा है वो आपको अ का। अगर बाई चांस दोनों ऑप्शन में है कि विवृत संवृत, तो उसमें लगाना, और अलग अलग है तो संवृत में लगाना। कि विवृत संवृत अलग अलग है तो फिर संवृत में ही लगाना। समझ में आ रहा है। अगर पूछ दिया जाए कि अ का बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, और उच्चारण अगर ऑप्शन में विवृत भी है, संवृत भी है, विवृत और संवृत दोनों एक साथ हैं और स्पृष्ट है, तो आपको उत्तर लगाना है इसी में, विवृत संवृत दोनों है। लेकिन बाई चांस अगर यहां पर जो है ईशत स्पृष्ट लिखा था, तो फिर आपको संवृत में ही लगाना है। तो बात मेरी यहां तक आप लोगों के बुद्धिस्त हो गई होगी। मैं अब ये आशा करता हूं, विश्वास करता हूं
तरीके से आप लास्ट में कुछ कुछ प्रश्नों का उत्तर दें, फिर हम लोग इस कक्षा को यहां समाप्त करते हैं। ठीक है, उत्तर मुझे आप लोग ये दे दीजिए कि आप बताओ ये री का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? है बिल्कुल री का विवृत होगा, परंतु यदि मैं ल का पूछूंगा तब ईशत स्पृष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यदि मैं व का पूछ दूंगा तो हाँ ईशत स्पृष्ट। इसी प्रकार यदि मैं क का पूछ दूंगा तो, अगर मैं ज का पूछ दूंगा तो, उ का पूछ दूंगा तो, अ का पूछ दूंगा तो संवृत। ऐसे उत्तर आप लोगों को तुरंत तुरंत मिलना चाहिए कि री का जो है वो क्या हो जाएगा? विवृत। ल का ईशत स्पृष्ट, व का ईशत स्पृष्ट, क का स्पृष्ट, ज का स्पृष्ट और उ का विवृत, अ का संवृत। ठीक है, प्रश्न हम लोग बनाते हैं। चलो ऐसे बनाओ कि क को हम क की संज्ञा स्पर्श है और क का आभ्यंतर प्रयत्न ईशत स्पृष्ट है, तो पहला सही दूसरा गलत। ठीक है, ठीक है, आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं सोमवार को संख्याओं के साथ और दूसरी कक्षा में बाह्य प्रयत्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय सिया राम। आपका शनिवार और रविवार शुभ हो।